दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अंतिम अध्याय अध्याय 9 समानता के लिए संघर्ष। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे समाज के लिए समानता क्यों जरूरी है, लोगों को किन क्षेत्रों में असमानता का सामना करना पड़ता है और अंत में एक विशेष अध्ययन तवा मत्स्य संघ के संबंध में कि किस प्रकार मछुआरों के संघ द्वारा संघ के लोगों के लिए समानता के आधार पर विकास प्रबंध किए गए। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 9 समानता के लिए संघर्ष। दोस्तों समानता का जो विचार है वो भारत के संविधान में प्रतिपादित किया गया है और भारत का संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में समानता का जो अधिकार है वो मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत व्यवस्था की गई है और भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एक समान दृष्टि से देखता है और किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। दोस्तों राज्य और उसके कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म और उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है और देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है और मताधिकार की ताकत के जरिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है या बदलती है। दोस्तों मताधिकार या मत देने का अधिकार जो है उससे हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है क्योंकि हमारे वोट की कीमत उतनी ही होती है जितनी किसी और व्यक्ति के, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, सभी व्यक्तियों के जो मत की वैल्यू है वो एक समान होती है। लेकिन ये भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है, इसलिए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाता है कि उनकी भी हैसियत देश के अन्य नागरिकों के समान ही है और राजनीतिक दृष्टि से सभी जो है संविधान के सामने समान है। दोस्तों एक बूढ़ी औरत, अगर जो हम एक अध्ययन करें तो देखेंगे कि एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है बड़ी कंपनियों के लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। भले ही उसका बनाया हुआ उत्पाद बहुत अच्छा हो, लोगों को बहुत पसंद आता हो, लेकिन उसकी लोकप्रियता समाप्त हो जाती है, लोकप्रियता लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो प्रचार और एडवर्टीजमेंट के द्वारा अनेक लोगों तक अपनी पहुंच बना लेती हैं। दोस्तों जो भारत में अनेक क्षेत्रों में रहने वाली अनेक महिलाएं जो भी किसी कार्य कला में कुशल हैं और पारंगत हैं, उन्हें जो है उनकी पहुंच सेवाओं तक या वस्तुओं तक नहीं हो पाती है, जिसके कारण उन्हें उनके जो है उत्पादों की कम कीमत देनी पड़ती है या फिर उनके खरीदार नहीं मिलते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे और वे एक मकान नहीं ले सकते थे क्योंकि जाति के आधार पर असमानता और भेदभाव किया जाता था। कुल मिलाकर जो असमानता का भाव है ये बहुत ही कई स्तरों पर देखा जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अमीर और गरीब के आधार पर, और सबसे महत्वपूर्ण असमानता जो है वो लिंग आधारित असमानता है कि किस प्रकार से पुरुष और स्त्री के बीच भेदभाव किया जाता है। दोस्तों अक्सर हमारे समाज में जो स्थिति होती है वो क्या है, महिलाओं द्वारा किए गए काम अक्सर पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ और छोटे माने जाते हैं और इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण ये था कि किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के या वे महिलाएं थीं। धर्म, जाति और लिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। दोस्तों भारत में ये वास्तविकता है कि जो गरीब हैं सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान हैं, 16.6% दलित हैं और 8.6% आदिवासी हैं। तो इन आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है, न केवल जाति के आधार पर बल्कि धर्म के आधार पर तथा साथ ही साथ पुरुष और महिला के आधार पर भी असमानता का व्यवहार किया जाता है।
दोस्तों, गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक जो होते हैं, अक्सर ऐसे मिले जुले ढंग से सामने आते हैं कि ये तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ पर दूसरी तरह की असमानता प्रारंभ हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है और यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधा के अभाव जैसे कुछ मिले जुले कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे घरों में बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। बालक होता है, उसकी पढ़ाई, कपड़े, खिलौने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है, जबकि लड़कियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समानता के लिए संघर्ष क्या है। तो दुनिया भर के तमाम समुदायों, गाँव और शहरों में आप देखते हैं कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाने लगे हैं और ये लोग अब ऐसे हैं जो अपने साथ या अपने सामने साथ किए जा रहे भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। दोस्तों, हम इन लोगों का सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र के माध्यम से गोल 10 जो कि सतत विकास लक्ष्य, रिड्यूस इनइक्वलिटीज जो है कि असमानता को कम करना, ये सतत विकास लक्ष्यों का 10 सतत विकास लक्ष्यों में ये है कि किस तरह से असमानता को कम किया जाए। दोस्तों, अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में कई ऐसे संघर्ष हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, जैसे कि किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है जहां पर लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए। तो आइए देखते हैं तवा मत्स्य संघ के बारे में स्पेशल जानकारी कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए एक साथ संघर्ष किया। दोस्तों, तवा मत्स्य संघ जो है ये स्पेशल स्टडी केस है। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गांव लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है और इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियां जहां गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है और इन सारी कवायद में क्या होता है, इसमें ये होता है कि हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं। इससे शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। तो जो विस्थापन होता है, लोगों का विस्थापन औद्योगिकरण और विकास कार्यों के फलस्वरूप वो उनके लिए बहुत ही खराब स्थिति पैदा करती है। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है, क्योंकि पहले से ऐसी योजनाएं नहीं बनाई गई हैं कि इन लोगों को विस्थापित करके कहाँ छोड़ा जाएगा। दोस्तों, कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं और देश में बहुत से आंदोलन और संगठन हुए हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए तवा मत्स्य संघ है, ये मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता आ रहा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के बाद बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 से आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से जो अधिकतर विस्थापित थे वो क्या हुआ, उन्होंने बांधों के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती अथवा मछली पकड़ने का काम किया। इसके अलावा देखा जाए तो वो अपना सब कुछ खो बैठे थे, लेकिन इनमें से कुछ विस्थापितों ने जो है खेती किया और मछली पकड़ने का व्यवसाय किया और ये सब करके वे थोड़ा बहुत कमा लेते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया और इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गाँव वालों को धमकियाँ देना भी आरंभ किया, क्योंकि लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। गाँव वालों ने
एकजुट होकर तब ये तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाने के सामने खड़े होने का वक्त आ गया है, और इस तरह से तवा मत्स्य संघ नाम के एक संगठन को बनाया गया। बांध कैसे बनाया जाता है? तो नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके, और ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है, और जैसे जैसे उसमें पानी भरता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर जो बांध बनाया जाता है उसकी दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। ये फोटो जो है वो उत्तराखंड में टिहरी बांध के बनने से डूब में आए इलाकों की है, और इस बांध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव जिनमें पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित भी हुए थे। तो दोस्तों, नवगठित जो तवा मत्स्य संघ था TMS, इसने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए, और यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। उनका प्रतिरोध देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की, और समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का जो अधिकार था उसकी अनुशंसा की, और 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही देने का निश्चय किया। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर लिया, और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। दोस्तों, तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय का इजाफा किया, और यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई थी जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप को उचित कीमत सीधे उन्हें देती थी। ये सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं। जो है संघ जो है उसने जाल खरीदने और रखरखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था की है, और मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों की ठीक ढंग से पलने और बढ़ने की स्थितियां मिली। TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए TMS जो है सहकारी समिति के एक सदस्य मछली तोलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति क्या है? तो ये देखिए कैसे किस प्रकार विनय महाजन द्वारा सूचना के अभियान में एक गीत लिखा गया कि मेरे सपनों को ये जानने का हक रे, क्यों सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं है, और मेरे हाथों को ये जानने का हक रे कि क्यों बरसों से खाली पड़े हैं और आज भी काम नहीं है। तो असमानता के विरुद्ध जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है वो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या कुछ अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं, और वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। दोस्तों, भारत का संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है जो समानता की बात यानी सभी नागरिकों के लिए समानता की बात करता है। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे एक भाव होता है, वह है मनुष्य की समता का भाव। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर ने उनको समान बनाया है। दोस्तों, भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं, और तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से उसे एक जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच वही अर्थ रखता है। दोस्तों, लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता को लाने की ज़रूरत को स्वीकार किया जाए। तो दोस्तों, आपने जाना कि संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है जो कि सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की व्यवस्था करता है।
दोस्तों समानता का जो विचार है वो लोकतंत्र के मूल्य में है, मूल में है, जड़ में है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ सभी को बराबर माना जाता है, सभी को समान अधिकार हैं, सभी के साथ समता, न्याय और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है दोस्तों। और देखिए लोकतंत्र जो होता है उसमें स्थिति ये है कि किसी भी मूल भाव के लिए चुनौती पैदा कर दी जाती है और देश की स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण, संचार माध्यमों पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। यानी असमानता, निर्धनता, जागरूकता की कमी लोकतंत्र की चुनौतियां हैं और ये वो मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं और लोकतंत्र दोस्तों, लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है और व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक घटना थी 2001 में लखनऊ में 1500 से ज़्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा थी उसका विरोध करने के लिए एक जन सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज़्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये कक्षा 7 का हमने भूगोल, इतिहास और इसके अलावा नागरिक शास्त्र हमने समाप्त कर लिया है। अब हम कक्षा 8 को प्रारंभ करेंगे। आगे जो है अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा साथ ही साथ अन्य लोगों को भी शिक्षा का लाभ मिले, लोगों तक जो है ज्ञान का प्रसार हो, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।